नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग को कोर्ट से लगे बड़े झटके की, पश्चिम बंगाल में हुई रीपोलिंग की। देखेंगे आईपैक के ठिकानों पर रेड करने वाले अधिकारियों के सम्मान पर क्यों उठे सवाल, बीजेपी में शामिल होते ही कैसे मुसीबत में फंसे संदीप पाठक, जानेंगे अग्रिम जमानत पर पवन खेड़ा ने क्या दिया बयान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार ने की इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग। आपातकाल में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए देश भर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ आया अलर्ट मैसेज, सायरन की सुनाई दी आवाज। यूपी में 22 मई से शुरू होगी जनगणना। पहले चरण में मकानों की होगी गणना। 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा हाउस लिस्टिंग का काम। 7 मई से 21 मई तक भरा जाएगा ऑनलाइन डेटा। असम कांग्रेस ने बुलाई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सभी 125 संयुक्त उम्मीदवारों के साथ की मीटिंग। विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले दिए अहम दिशा निर्देश। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच अहम मानी जा रही मुलाकात। बीजेपी जेडीयू में खींचतान की अटकलों को मिला बल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने बुलाई सभी उम्मीदवारों की बैठक। बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने किया दावा, 200 से ज्यादा सीटों पर मिलेगी टीएमसी को जीत। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से महज कुछ घंटे पहले राज्य में सियासी पारा चरम पर है। 4 मई की मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उसे बड़ी जीत भी हासिल हुई, और अब पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी पार्टी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ घंटे का वक्त ही बचा है, लेकिन उससे पहले राज्य में भयंकर बवाल मच गया है। चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है और अब दोनों के बीच कानूनी और राजनीतिक जंग तेज हो गई है। ये मामला मतगणना केंद्रों पर स्टाफ की तैनाती से जुड़ा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर ऐलान किया था कि पोलिंग बूथ पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती होगी, लेकिन टीएमसी ने इस पर आपत्ति जताई है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, टीएमसी की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गईं, तो आखिरकार चुनाव आयोग को ही झुकना पड़ा। टीएमसी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऑब्जर्वर्स की ये नियुक्ति राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एक रैंडम चयन होना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने ये तो कहा कि चुनाव आयोग का फैसला नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जस्टिस बागची ने यह भी साफ किया, ये विकल्प खुला है कि मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक पर्यवेक्षक केंद्र सरकार के हो सकते हैं या राज्य सरकार के। इसलिए जब ये विकल्प खुला है तो हम ये नहीं मान सकते कि यह अधिसूचना नियमों के विपरीत है। जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया है। हम तो बस यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग का जो सर्कुलर है वो अपने सर्कुलर का पूरी तरह से पालन करें। जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील डीएस नायडू ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही मतगणना प्रक्रिया की मुख्य और सर्वोच्च शक्ति होती है और मतगणना के दिन हर बूथ पर तैनात रहने वाला रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार का कर्मचारी ही होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी और रैंडम तरीके से मतगणना पर्यवेक्षकों के चयन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर राज्य का होने के कारण नियंत्रण राज्य मशीनरी के पास भी रहेगा। यानी टीएमसी की तरफ से जो डिमांड सुप्रीम कोर्ट में की जा रही थी, चुनाव आयोग ने उसको मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नायडू से कहा कि हम आपकी दलीलों को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। कोर्ट के फैसले को टीएमसी ने अपनी जीत बताया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नहीं, ये टीएमसी के लिए झटका नहीं है, जैसा कि कुछ गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मतगणना कर्मचारियों का चयन केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों में से रैंडमली किया जाना चाहिए। ये केवल केंद्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसका पालन करने का वादा किया है। यानी फिर से स्कोर ज्ञानेश 0 और टीएमसी 1 है। तो अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब टीएमसी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस बार उसकी मांग मतगणना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की है। कपिल सिब्बल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक रिकॉर्डिंग्स 45 दिन के बाद नष्ट कर दी जाती हैं। अगर मतगणना में कोई गड़बड़ी होती है तो 45 दिन बाद उसकी पुष्टि कैसे होगी। आने वाले दिनों में हम मतगणना से जुड़े सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी मांग करेंगे और वो नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टीएमसी का कहना है कि अगर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि आने वाले वक्त में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ने वाला है
बहरहाल टीएमसी की इस मांग पर अब चुनाव आयोग का क्या जवाब आता है ये देखना होगा। बंगाल में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है। टीएमसी लगातार चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है और ये टकराव तब और ज्यादा बढ़ गया जब बीजेपी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर रीपोलिंग के आदेश दे दिए। लेकिन पुनर्मतदान के दौरान भी जमकर बवाल हुआ। टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया और निष्पक्षता की मांग उठाई। तो काउंटिंग से पहले बंगाल में क्यों गरमाई सियासत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर रीपोलिंग करवाई जा रही है। ये रीपोलिंग प्रमुख रूप से डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम की सीटों पर हो रही है, जो टीएमसी का गढ़ मानी जाती है और बीजेपी की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की शिकायतों के बाद ये फैसला किया गया है। ऐसे में पहले से ही चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है और अब पुनर्मतदान के दौरान भी जमकर बवाल देखने को मिला। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। फाल्ता, जहां से जहांगीर खान उम्मीदवार हैं, वहां तो पुलिस ने लोगों पर लाठियां भी बरसाई। भारी तनाव के बीच शाम 6 बजे तक लगभग 85% मतदान हुआ। हालांकि अंतिम आंकड़ों में ये संख्या बदल सकती है। इस बीच कालीघाट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज गौतम दास को सस्पेंड करने की भी खबर आई है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी जिस पर लिखा था नए काम के लिए तैयार, जिस पर टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और अब उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। इन सब के बीच स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। टीएमसी ने कोलकाता खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का दावा है कि पोस्टल बैलेट कवर से छेड़छाड़ हुई है। वहीं अशोकनगर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण गोस्वामी ने आरोप लगाया कि बारासात की ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुबह 4:05 से 8:22 के बीच सीसीटीवी सिस्टम बंद रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर अपनी सफाई पेश करते हुए इन दावों को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया था और सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित हैं। इसके साथ ही मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में अतिरिक्त 165 मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की। अब सबकी नजरें 4 मई की काउंटिंग पर टिकी है। देखना ये होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले राज्य से एक बड़ी खबर सामने आई है। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने चुनाव रणनीतिकार संस्था आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया था और अब 29 अप्रैल को जब राज्य में चुनाव खत्म हुए तो विनेश चंदेल को जमानत भी मिल गई और अब आईपैक रेड में बेहतरीन काम के लिए 2 अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी दलों की सक्रियता से ज्यादा ईडी की सक्रियता दिखाई दी। ईडी के अधिकारी पूरे चुनाव के दौरान लगातार छापे मारते रहे और जिन संस्थान या व्यक्ति के ठिकाने पर छापे मारे जा रहे थे उसका संबंध कहीं न कहीं टीएमसी से जुड़ता दिखाई दे रहा था। इसमें से एक नाम कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टर और सह संस्थापक विनेश चंदेल का भी था। आईपैक को चुनाव में टीएमसी की रणनीति बनाने का जिम्मा मिला था। उनके ठिकानों पर भी जनवरी पर ईडी की रेड हुई और जैसे ही 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग का काम पूरा होता है, विनेश चंदेल को जमानत मिल जाती है। ईडी की तरफ से कोई विरोध नहीं होता क्योंकि अब विनेश चंदेल की जरूरत चुनाव में टीएमसी को नहीं बची थी। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि आईपैक और विनेश चंदेल के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई करने वाली ईडी की टीम के सदस्य असिस्टेंट डायरेक्टर विक्रम अहलावत और प्रशांत चंडीला को उनकी इस बेहतरीन काबिलियत के लिए सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी इन अधिकारियों को सम्मानित कर यह दिखा रही है कि केंद्र सरकार के विरोधियों पर इसी तरह से तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला भले कमजोर हो, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि विरोधी पूरी तरह से हिल जाए। वैसे भी विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई या दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां, वो बीजेपी के टूल की तरह काम कर रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव करीब आता है वहां ईडी की सक्रियता अचानक बढ़ जाती है और चुनाव होने के बाद ईडी की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर कहीं सरकार बीजेपी की बन जाए तब ईडी उस राज्य का रास्ता ही भूल जाती है। आईपैक के ठिकानों पर रेड करने वाले अधिकारी अवार्ड मिलने पर घिर गए हैं तो आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपके पूर्व सदस्य और बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक एक नए विवाद में घिर गए हैं। संदीप पाठक के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है, जिससे संदीप पाठक की मुसीबत और बढ़ने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में शामिल हुए बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। चर्चा है कि पार्टी नेताओं की सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। इस बीच बागी नेता संदीप पाठक को बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गरमा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों मामलों में गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, जिससे इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता और बढ़ गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक आरोपों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर अलग अलग मामलों से जुड़ी हैं।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सबूतों को जमा करने में लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर मामले से जुड़े और भी कई पहलू सामने आ सकते हैं, जिसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद बागी नेताओं में खलबली मच गई। इसके साथ ही दिल्ली में मौजूद संदीप पाठक के सरकारी आवास पर हलचल तेज हो गई। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही संदीप पाठक अपने घर के पीछे के रास्ते से निकल गए। तो वहीं पंजाब पुलिस ने भी इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। अब इस पूरे मामले पर संदीप पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसी किसी एफआईआर की जानकारी नहीं है और किसी पुलिस अथॉरिटी ने मुझे सूचित भी नहीं किया है। देखा जाए तो बागी नेता आम आदमी पार्टी को झटका देने की तैयारी में थे, लेकिन अब उन्हें खुद ही बड़ा झटका लगा है और अब और भी कई नेताओं पर संकट के बादल गहराते दिखाई दे रहे हैं। आपके बागी नेता को बड़ा झटका लगा है तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जीत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा का बयान आया है। उन्होंने असम के सीएम की पत्नी पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद रिनकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा पर मामला दर्ज कराया था और अब इस मामले में जमानत मिलने पर पवन खेड़ा ने इसे लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वालों की जीत बताया है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत की तरफ से अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद अब पवन खेड़ा का बयान आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस फैसले को अपनी निजी जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वालों की जीत बताया। खेड़ा ने पोस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के शासन को बनाए रखने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और एआईसीसी विधि विभाग को उनके सही समय पर किए गए प्रयासों और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के अटूट समर्थन और प्रोत्साहन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी जमानत न केवल मेरी व्यक्तिगत जीत और राहत का साधन है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब तक हम एक संवैधानिक लोकतंत्र हैं, तब तक राजनीतिक बदले की भावना के लिए किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। दरअसल पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनकी भुइयां शर्मा पर एक से ज्यादा पासपोर्ट्स और विदेश में अघोषित संपत्ति होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद रिनकी भुइयां ने पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और अब पवन खेड़ा ने इसी मामले में अग्रिम जमानत मिलने पर यह बयान जारी किया है। पवन खेड़ा ने असम की हिमंता सरकार पर जोरदार हमला बोला है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मुश्किल में इस वक्त यूपी सरकार भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को और गहरा दिया है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। तो क्यों सवालों में आई यूपी सरकार और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मनोज कुमार नामक एक युवक को 27 जनवरी 2026 को उन्नाव जिले के आसीवन थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 3 महीने तक मनोज कुमार को जेल में रखा गया, लेकिन ना तो कोई स्पष्ट आरोप तय किए गए और ना ही कोई कारण बताया गया, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मनोज कुमार की तत्काल रिहाई का आदेश दिया और राज्य सरकार को कड़ी फटकार और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये फैसला जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब इतने बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव गृह का ये हाल है तो दूसरे अधिकारी किस स्तर पर काम कर रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह ने हलफनामे में ये तक नहीं बताया कि हर्जाना क्यों न लगाया जाए। किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का कारण लिखित रूप में बताना संवैधानिक दायित्व है। इसे नजरअंदाज करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। बता दें, कोर्ट ने आदेश में साफ कहा कि राज्य सरकार को ये स्वतंत्रता होगी कि वो कानून के अनुसार इस जुर्माने की रकम संबंधित जिम्मेदार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से वसूल करे। फिलहाल इस मामले ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है और राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो सवाल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर वहां शांति कब आएगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों में हथियारों की सप्लाई के लिए समझौते को भी मंजूरी दे दी है। उधर ईरान ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग की चौखट पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान में स्थायी युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है और अब ईरान की सेना ने भी कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की फिर से शुरुआत होने की संभावना है, क्योंकि सबूत बताते हैं कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है।
अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाइयां और बयान प्रमुख तौर पर मीडिया से प्रेरित है, जिनका उद्देश्य पहला तो तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना और दूसरा खुद को उस गड़बड़ी से बाहर निकालना है जो उन्होंने पैदा की है। लेकिन हम अमेरिकियों की किसी भी नई हरकत या मूर्खता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी सेना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपना असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। यानी ट्रंप ईरान की शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब वो जंग की तैयारी में जुट गए हैं। उनके फैसले से तो यही संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सहयोगियों के लिए 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उसमें इजराइल, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। कतर को पैट्रियट एंड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई और सपोर्ट सर्विसेज दी जाएंगी। इसके अलावा एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम भी बेचे जाएंगे। ऐसे में ईरान की तरफ से भी कमर कस ली गई है। वो अपने ड्रोन और मिसाइल शस्त्रागार को तेजी से पुनर्निर्मित करने में जुट गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अब अपनी उन मिसाइलों और हथियारों को निकाल रहा है जिन्हें उसने जमीन में छुपा के रखा था। उसने अरब की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ फैली ईरान की लगभग 2000 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर अपने कब्जे का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका जंग शुरू करेंगे या बढ़ते तनाव के बीच शांति की जारी कोशिशें रंग लाएंगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल जबलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया जहां पर एक डैम में क्रूज के डूब जाने पर 9 लोगों की जानें चली गई और कई सारे लोग अभी भी लापता हैं। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने का नहीं बल्कि प्रशासन की और वहाँ के जिम्मेदार लोगों की जो भ्रष्टाचार है, जिनका जो आम आदमी की सुरक्षा से अनदेखी करना, खिलवाड़ करना, उसका नतीजा ही है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार ही, जहां पर प्रशासन और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल ही बच रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब क्रूज डूब रहा था तब लाइफ जैकेटें निकाल करके लोगों को बांटी जा रही थी कि अपनी अब आप जान बचा लीजिए, क्योंकि हम तो जांच करवा के निकल जाएंगे, अब आप अपने को बचाइए। ये एक मामला नहीं है इस तरह का। अभी देखिए, पिछले 2-3 दिन पहले ही गाजियाबाद में इंदिरापुरम के अंदर जब हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आग लगी तो वहां पर पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के पास में पर्याप्त सीढ़ियां तक नहीं थी। आम आदमी की सुरक्षा के लिए कहीं पर भी कुछ नहीं है, लोगों को अपनी ही जान खुद ही बचानी पड़ रही है। ऐसे में क्या कुछ बचेगा? सब कुछ डूब नहीं जाएगा, सब कुछ क्या भस्म नहीं हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।